नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648096960609797523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, study4civil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study4civil। इस वीडियो में हम अपनी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की सीरीज में एक नया टॉपिक क्वेश्चन के फॉर्म में कवर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक नए टॉपिक को क्वेश्चन के फॉर्म में समझते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट आर द प्रोविजंस अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ, व्हाट आर देयर बेनिफिट्स टू द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। दल बदल विरोधी कानून के तहत क्या प्रावधान है, वे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को कैसे लाभान्वित करते हैं। हम अपने आंसर की शुरुआत करेंगे दल बदल विरोधी कानून यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बताते हुए, इंट्रोडक्शन देते हुए। हम बताएंगे कि एंटी डिफेक्शन लॉ इज अ मैकेनिज्म टू कर्ब पॉलिटिकल डिफेक्शंस। इट वाज एडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 एज द 10th शेड्यूल। दल बदल विरोधी कानून क्या है? तो ये एक राजनीतिक तंत्र है दल बदल पर अंकुश लगाने वाला। इसे भारतीय संविधान में 52वें संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया था 10वीं अनुसूची के रूप में। दल बदल विरोधी कानून यानी 10वीं अनुसूची के तहत निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता का प्रावधान है, यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ या फिर जिसे 10th शेड्यूल कहते हैं, उसके अंदर प्रोविजंस हैं डिस्क्वालिफिकेशन के इलेक्टेड मेंबर्स के। अब कौन कौन लोग अयोग्य सिद्ध हो सकते हैं कानून के अंदर, अगर हम उसे समझें तो इसके अंदर प्रोविजन किया गया है कि लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर ऑफ लोकसभा या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा किसी सदस्य की अयोग्यता के बारे में निर्णय लेते हैं। उन्हें ये शक्ति दी गई है और उनका निर्णय न्यायिक समीक्षा के भी अधीन है, यानी कि उनका डिसीजन सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू है। एक निर्वाचित सदस्य को अयोग्य कब सिद्ध किया जाता है अब हम देखेंगे। तो एक निर्वाचित सदस्य यानी इलेक्टेड मेंबर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अगर वो वॉलंटरी यानी स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता को छोड़ देता है। यानी अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई मेंबर है और वो उसी पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पे इलेक्ट होकर के आया है, वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ देता है तो उसे फिर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, फिर वो मेंबर नहीं रहेगा, वो सदस्य नहीं रहेगा। उसके बाद दूसरा प्रोविजन कहता है कि एक निर्वाचित सदस्य को तब भी अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा जब वो अपनी पार्टी द्वारा लिए गए किसी निर्णय के विपरीत काम करता है। यानी कि अगर उसकी पार्टी किसी चीज़ के फेवर में वोट करती है तो वो अगेंस्ट में वोट कर देता है, और उसकी पार्टी किसी चीज़ के अगेंस्ट में वोट करती है वो फेवर में वोट कर देता है। तो अगर वो अपनी पार्टी के जो मेजॉरिटी डिसीजन है, जो पार्टी की विप है, वो विप के अगेंस्ट जाता है तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। एक निर्वाचित सदस्य को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा यदि वह अपने राजनीतिक दल द्वारा निर्देश के विपरीत पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना मतदान करता है, मतदान से दूर रहता है। यानी अगर वो प्रायर परमिशन नहीं लेता है और वो अपनी पार्टी के डिसीजन के अगेंस्ट जाता है और वो या तो मतदान करता है, मतदान में पार्ट नहीं लेता है, तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। फिर तीसरा प्रोविजन कहता है कि अगर कोई स्वतंत्र रूप से निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अब जैसे कि कोई व्यक्ति इंडिपेंडेंटली इलेक्ट होकर के आया है, वो किसी पार्टी में जा कर के एंटर कर जाता है, तो क्या होगा, उस पार्टी के जो परसेंटेज है वो बढ़ जाएगा, उस पार्टी की पावर बढ़ जाएगी। तो अगर इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड मेंबर किसी पार्टी में शामिल हो जाता है तो भी उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि ये भी एक तरीके से डिफेक्शन माना जाएगा। फिर ये कहता है, एक चौथा प्रोविजन कहता है कि अगर कोई मनोनीत सदस्य यानी नॉमिनेटेड मेंबर 6 महीने के अंदर किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करता है तो भी उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो इसी बात में कॉन्ट्राडिक्शन है कि आप इलेक्टेड मेंबर जो कि इंडिपेंडेंटली इलेक्ट हुआ है उसे कह रहे हैं आप पार्टी ज्वाइन ना करो, और जो नॉमिनेटेड मेंबर उसे कह रहे हैं आप पार्टी ज्वाइन करो। तो इस एक पॉइंट को लेकर के भी इस पूरे लॉ का काफ़ी क्रिटिसिज्म होता है, जिसे अभी हम आगे क्रिटिसिज्म में देखेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस हैं इस पूरे डिस्क्वालिफिकेशन लॉ के।
फिर अगला प्रोविजन कहता है कि अयोग्य सदस्य किसी अन्य राजनीतिक दल से उसी सदन में एक सीट के लिए खड़े होने के लिए पात्र है। तो हमने देखा कि क्या क्या एक्ट हैं जिन्हें कोई अगर मेंबर कमिट करता है तो वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। लेकिन इस पूरे लॉ में एक प्रोविजन ये भी है, ये भी बताया गया है, मेंशन किया गया है कि किस चीज़ को डिस्क्वालिफिकेशन नहीं माना जाएगा। तो ये 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 के जरिए इसे ऐड किया गया था इस प्रोविजन को कि यदि किसी राजनीतिक दल के कम से कम 2/3 सदस्य 2/3 सदस्य किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल हो जाते हैं तो इसे अयोग्य की बजाय विलय माना जाएगा, यानी ये मर्जर कंसीडर किया जाएगा कि अगर कोई पार्टी के 2/3 मेंबर उठ करके किसी अगली पार्टी में चले जाते हैं तो वो मर्जर होगा। और इसके पहले ये 1/3 था, इसे 1/3 माना गया था। तो आपको ये बताना है किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसे 1/3 किया गया था, उसे फिर जो कि बाद में 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 से चेंज करके इसे 2/3 कर दिया गया था। फिर क्या लाभ है इस पूरे लॉ के, जो कि हमारे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, उसे हम आंसर करेंगे और बताएंगे कि सरकार को एक स्थिरता प्रदान करता है। ये एंटी डिफेक्शन लॉ स्टेबिलिटी देता है गवर्नमेंट को, क्योंकि देखिए अगर बार बार पार्टी में मर्जर होता रहेगा, एक पार्टी से कोई दूसरी पार्टी में जाता रहेगा। इसके बाद हम अपने क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट को आंसर करेंगे कि एंटी डिफेक्शन लॉ के क्या बेनिफिट्स हैं इंडियन गवर्नमेंट को। तो सबसे पहला ये है कि सरकार की स्थिरता को बनाए रखने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ जैसा एक मैकेनिज्म ज़रूरी है, क्योंकि देखिए अगर बार बार एक पार्टी से दूसरी पार्टी में लोग आते जाते रहेंगे, कोई मेंबर जुड़ता रहेगा फिर जाता रहेगा, तो जो रूलिंग पार्टी है उसमें भी किसी ना किसी तरीके से इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो एक तरीके का इनडायरेक्ट इम्पैक्ट, जो कि काफ़ी मेजर डायरेक्ट इम्पैक्ट भी हो सकता है, वो पॉलिटिक्स पे पड़ेगा। और क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज ही हमारी गवर्नमेंट चलाती हैं तो इम्पैक्ट गवर्नमेंट में भी देखने को मिलेगा। आपने इन फेमस आयाराम गयाराम केस सुना होगा, 1967 का ये केस था। उसी के बाद एंटी डिफेक्शन लॉ आया है 1985 में। और इस केस में एक मेंबर थे जिन्होंने एक ही दिन में 3 बार पार्टी चेंज कर ली थी। तो इस तरीके के इंसिडेंट्स दोबारा ना हो, इसलिए गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी के लिए एक ऐसा मैकेनिज्म ज़रूरी है। उसके बाद अगला बेनिफिट ये होगा कि लोग अपनी पार्टी के लिए, जो मेंबर्स हैं वो अपनी पार्टी के लिए लॉयल रहेंगे, वो अपनी पार्टी को बिट्रे नहीं करेंगे, हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होगी, मेंबर्स एक पार्टी से दूसरी पार्टी में नहीं जाएंगे। अगर कोई मेंबर बहुत बहुमत से जीता है, वो किसी और पार्टी में चला जाता है, तो वो दूसरी पार्टी की पावर को बढ़ा देगा। तो एंटी डिफेक्शन लॉ ये कहता है कि अगर मेंबर जाता है किसी दूसरी पार्टी में तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, तो वह मेंबर रहेगा ही नहीं। तो एक तरीके से ये क्रेडिबिलिटी बनाए रखता है, ये निष्ठा बनाए रखता है, लॉयल्टी बनाए रखता है मेंबर की अपनी पार्टी की तरफ। तो इसी के साथ हमने एंटी डिफेक्शन लॉ के प्रोविजन समझे हैं और उसके क्या फ़ायदे हैं इंडियन गवर्नमेंट को, इन्हें समझा। अब अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड चैलेंजेस क्या हैं और उन्हें कौन से स्टेप्स लेकर के इम्प्रूव किया जा सकता है। तो बने रहिएगा चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।